बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में 2-3 डेट है जिसको मैं वापस से बता रहा हूँ, उस डेट को ध्यान दीजिएगा, है ना। उस डेट पे मैं पिछली क्लास का इन ब्रीफ कर रहा हूँ एकदम शॉर्ट में 2-3 मिनट, ताकि आपका फ्लो हो जाए। रिकैप करा रहा हूँ। मैंने आपको डेट बताई थी, एक डेट बताई थी बच्चों, सबसे पहले 273 बीसी, जब बिंदुसार का टाइम पीरियड खत्म होता है और अशोक का टाइम पीरियड चालू होता है। इस दौरान 4 वर्ष तक किसके, अशोक और उसके भाई के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है। उसके भाई का नाम क्या रहता है, क्या, सुशीम नाम रहता है। सुशीम के साथ युद्ध होता है उसका, और 269 में बीसी में अशोक को क्या होता है, अशोक का होता है राज्याभिषेक। क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। उसके बाद अशोक दिग्विजय की नीति अपनाता है। किसकी नीति अपनाता है, दिग्विजय की नीति अपनाता है। उसे सिर्फ साम्राज्य विस्तार करना होता है। क्या करना होता है, उसे साम्राज्य का विस्तार करना होता है। अशोक दिग्विजय की नीति अपनाता है। बच्चों अशोक के दिग्विजय नीति के बाद ये युद्ध, लगातार युद्ध चलते रहता है और साम्राज्य का विस्तार करता है। 261 बीसी में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या जानता है, कलिंग युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में जब उसका युद्ध होता है, वो कलिंग के राजा नंदराज के साथ होता है। किसके साथ होता है, राजा नंदराज के साथ उसका युद्ध होता है। और कौन जीतता है, तो अशोक जीतता है। अशोक जीत जाते हैं। अशोक जब जीतते हैं तो उस दौरान भीषण नरसंहार होता है। भीषण नरसंहार होता है, मतलब बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, जिसकी वजह से अशोक को बहुत दुख होता है और अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है अशोक का। हृदय परिवर्तन होने से अशोक, अब जो दिग्विजय की नीति चल रही थी बच्चों, वो दिग्विजय की नीति हट जाती है और अशोक धम्म विजय की नीति अपना लेते हैं। किसकी नीति अपना लेते हैं, धर्म विजय। यानी अब धर्म के आधार पर वो साम्राज्य का विस्तार करेंगे, ऐसा अशोक करते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, 261 बीसी के बाद 260 में, क्योंकि अशोक ने धर्म विजय की नीति अपनाई, 260 बीसी में अशोक किस धर्म को फॉलो कर लेते हैं, बौद्ध धर्म। अशोक बौद्ध धर्म का अनुकरण करने लगते हैं। किसका, बौद्ध धर्म का। इसी तरीके से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 260 के बाद 258 बीसी, 258 बीसी में वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करते हैं। धम्म महामात्र समझते हैं आप लोग, धुआं, अच्छा, वो उसको खोल के रखना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इस पार्ट को वेंटिलेट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, मैनेज करेंगे, थोड़ा सा करना पड़ता है जीवन में, हर चीज आराम से कहाँ मिलती है। 258 बीसी में किसकी नियुक्ति की गई, धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। धार्मिक प्रचारक, धर्म प्रचारक, जिसे क्या कहा गया, धम्म महामात्र कहा गया। धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। और 251 बीसी में, इसमें 251 बीसी में क्या हुआ बच्चों, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। किसका आयोजन किया, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। और तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन में बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रसार किया गया। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। मोगली पुत्र तीस उस समय उसके गुरु हुआ करते थे। और इस दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई। अभिधम्म पिटक के अलावा किसकी रचना की गई, कथा सरित सागर, ठीक है, की रचना की गई और बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। इसी तरीके से इसी ये क्रम आगे बढ़ते रहा और 232 बीसी में अशोक ने पाटलिपुत्र में क्या किया, अपना मृत्यु को प्राप्त किया। कब, पाटलिपुत्र 232 बीसी। बच्चों जितने ये सन में बताओ ना, ये सन महत्वपूर्ण है। हर सन पे कोई भी सवाल कभी भी बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो सब पिछली क्लास थी, अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण सन। इसके अलावा मैंने बताया था कि अशोक ने अभिलेखों का, प्राचीन भारतीय इतिहास में अभिलेखों के संदर्भ की शुरुआत कहां से होती है, तो अशोक के टाइम पीरियड से होती है। कब से होती है, अशोक के टाइम पीरियड से। आज की क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अशोक के टाइम पीरियड से क्या स्टार्ट होता है, अभिलेखों की, अभिलेख लिखना प्रारंभ किया जाता है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अशोक ने अभिलेख लिखवाए। तो अभिलेख जो है बच्चों, जो अभिलेख है बच्चों, वो 3 तरीके के थे।
पहले पहले को कहा जाता है बच्चों स्तंभ लेख। क्या कहा जाता है? स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, खंभों पर लिखा गया अभिलेख। दूसरा कौन सा अभिलेख? शिलालेख। और तीसरा कौन सा अभिलेख? तो तीसरा गुहा लेख है। कौन सा? गुहा लेख। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो स्तंभ लेख थे वो 7 बड़े स्तंभ लेख थे। कैसे स्तंभ लेख थे? 7 बड़े स्तंभ लेख थे। साथ ही 3 जो स्तंभ लेख थे वो छोटे स्तंभ लेख थे। 3 छोटे स्तंभ लेख थे। ठीक है। अगर शिलालेख की बात करोगे बच्चों तो शिलालेख 2 तरीके के शिलालेख थे। एक वृहद शिलालेख थे, एक लघु शिलालेख थे। 14 वृहद शिलालेख का उल्लेख किया गया है इसमें अशोक के शासन काल में, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। 14 के 14 को पढ़ने वाले हैं। 14 शिलालेख। और इसके अलावा क्या किया गया था? कुछ छोटे अभिलेख लिखे गए थे। अगर आप गुहा लेख की बात करोगे तो कुछ प्रमुख गुहा लेख है जिनको मैं बताऊंगा, जिसमें बराबर की पहाड़ी पर लिखा गया अभिलेख है। नागार्जुनी की पहाड़ी पर लिखा गया, नागार्जुनी पहाड़ी को काट करके गुफा बनाई गई थी, उस पर लिखा गया अभिलेख है। तो बराबर की गुफा नागार्जुनी की पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा। देखो ये 3 तरीके की चीजें हैं। अब देखो सुनते चलिएगा, ये जो अभिलेख है, इन अभिलेख को लिखने के लिए 5 भाषाओं का प्रयोग किया गया। सभी अभिलेख को लिखने के लिए 5 भाषा कौन थी? तो सबसे मुख्य भाषा जो थी बच्चों वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी थी? प्राकृत भाषा। और सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। किसमें लिखे गए? सर्वाधिक अभिलेख इसी भाषा में लिखे गए, इसी भाषा में लिखे गए। ठीक है। प्राकृत के बाद बच्चों ब्राह्मी भाषा है, इसके बाद खरोष्टी भाषा है, इसके बाद अरमेइक लिपि है, और अरमेइक लिपि है, और यूनानी भाषा है। चलिए आप लोग बताएंगे, आप लोग की बारी है। खरोष्टी भाषा में कौन सा 2 अभिलेख लिखा गया है? मानसेहरा और सहबाजगढ़ी अभिलेख। देखिएगा मैंने पढ़ाया ना पिछली क्लास में, मानसेहरा और क्या है? नहीं लिखा है क्या? अरे आपकी बुक में भी लिखा है, आपके नोट्स में भी है ना, मानसेहरा और सहबाजगढ़ी अभिलेख। पिछली क्लास में मैंने बताया है मानसेहरा अभिलेख और सहबाजगढ़ी अभिलेख है कि नहीं है? ठीक है। आर्मेइक अभिलेख, आर्मेइक भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया है? कौन सा? लगमान अभिलेख। कौन सा? लगमान अभिलेख। कैसे आप लोग बता क्यों नहीं पा रहे हो भाई? आप लोग लिखते हो कि नहीं बीच बीच में? जो मैं कुछ चीज नई इंफॉर्मेशन देके बोलता हूं, ये नई इंफॉर्मेशन है जो बुक में नहीं है, कुछ फैक्चुअल चीज है। लगमान अभिलेख। ठीक है। अच्छा, तो ये जो चीज है बच्चों, अच्छा द्विभाषी अभिलेख कौन सा है? कौन सा? एक सेकंड, एक जन बताइए क्या बोल? शाह ए कुना, जिसे कांधार अभिलेख बोलते हैं। सरल वाला नाम याद रखो ना। कांधार अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसे जो कितने भाषाओं में लिखा गया है? 2 भाषाओं में। तो कांधार अभिलेख कैसा है? द्विभाषी अभिलेख है। कैसा अभिलेख है? द्विभाषी अभिलेख। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये अभिलेख का प्रारंभ हो गया। अभिलेख यहां से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख। अब हम स्टार्ट करेंगे कहां से लिखना? स्तंभ लेख से पढ़ना समझना चालू करेंगे। तो अब आप लोग, आज मैं आपको बोलूंगा, डिक्टेट करूंगा, आपको लिखना पड़ेगा कुछ नई इंफॉर्मेशन। या फिर ऐसा करते हैं कि हम इस पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। रुकिए, इसमें कुछ नई बातें होंगी तो मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिए, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। पहला जो स्तंभ लेख आपको दिख रहा है, कौन सा स्तंभ लेख दिख रहा है? प्रयाग स्तंभ लेख दिख रहा है। बच्चों ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है, ये जो स्तंभ लेख है, ये कहां स्थित है? कौशाम्बी कोशम, इलाहाबाद के पास एक जगह है, वहां पे स्थित है।
कौशाम्बी कोशम में ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख? जिसे कौशाम्बी अभिलेख भी बोलते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख भी बोलते हैं। देखो, जिसे अकबर ने प्रयागराज के किले में स्थापित किया। कहां स्थापित किया है? प्रयागराज में किले में स्थापित कर दिया, उसको देखते हैं। और ये जो कौशाम्बी अभिलेख है बच्चों, इसका एक और नाम है जिसे रानी अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी अभिलेख। बच्चों, मेरठ में एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से कहां ले जाया गया बच्चों? तो मेरठ से दिल्ली लाया गया इस अभिलेख। यह अभिलेख कहां लिखा गया? तो कहां प्राप्त हुआ था? मेरठ में। और इस अभिलेख को मेरठ से कहां लाया गया? दिल्ली में। मैं आपको 7 बड़े अभिलेख की जो छोटी छोटी बातें, देखिए ऐसा कि जो स्तंभ लेख मिले हैं बच्चों, 7 स्तंभ लेख भारत के 6 स्थानों से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? भारत के 6 स्थानों से प्राप्त हुए। 7 स्तंभ लेख भारत के 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख है। दूसरा कौन सा अभिलेख है? मेरठ अभिलेख है, जिसे छोटी लता बोलते हैं। तीसरा अभिलेख का नाम क्या है? टोपरा अभिलेख, जिसे बड़ी लता बोलते हैं। इसमें अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखे हैं, सभी अभिलेख का जिक्र किसमें हुआ है? टोपरा अभिलेख में हुआ है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस अगेन टोपरा अभिलेख को कहां लाया गया है? दिल्ली लाया गया है। अच्छा, जो आपका रामपुरवा अभिलेख दिख रहा है बच्चों, ये रामपुरवा अभिलेख जो है वो चंपारण बिहार में। कहां है? चंपारण बिहार में रामपुरवा अभिलेख। सुधार लेंगे, रामपुरवा अभिलेख कहां मिला है? चंपारण बिहार में। लौरिया अरेराज आपको अभिलेख दिख रहा है, ये भी अभिलेख कहां है? ये अभिलेख भी कहां है? चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ है। तीसरा अगला जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है बच्चों, वो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख दिख रहा होगा आपको। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख दिखा, ये भी कहां से मिला है? ये भी चंपारण बिहार से मिला है। ठीक है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है बच्चों, इस अभिलेख के शीर्ष, ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख कुछ इस तरीके का है। इस अभिलेख के शीर्ष में इस तरीके का लोटस टाइप का फ्लावर है, ऐसा। इस अभिलेख जो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है, इसके शीर्ष में किसका चित्र है? तो कमल का चित्र। किसका चित्र है बच्चों? कमल का चित्र है शीर्ष पे। किसका? लौरिया नंदनगढ़ में। किसका? लौरिया नंदनगढ़ में किसका चित्र है? कमल का चित्र है। साथ ही साथ जो उसका स्तंभ है, उसमें राजहंस समझते हो? हंस, अरे हंस समझते हो? हंस, राजहंस के द्वारा मोती चुगने प्लस मयूर का चित्र, 3 चीजों का चित्र है। पूछता है बच्चों कभी कभी, निम्नलिखित में से किसके चित्र इस अभिलेख में प्राप्त नहीं होते हैं? तो बोल देगा राजहंस का, कमल का, और मयूर का, और हाथी का। तो आंसर क्या होगा? हाथी। इन 3 चीजों के अभिलेख कहां से मिलते हैं? लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख से इन 3 चीजों के चित्र प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं आप? ये क्या है बच्चों? स्तंभ लेख है। ये भारत के 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। आप पूरे स्तंभ लेख को याद नहीं रख सकते, जो महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, बढ़े आगे। क्या क्या मैंने बोला? पहला, मेरे साथ याद करो, पहला अभिलेख कौन सा है? कौशाम्बी अभिलेख, जिसे रानी अभिलेख बोलते हैं, जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बोलते हैं। कहां से प्राप्त होता है? इलाहाबाद से प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा कौन सा अभिलेख है बच्चों? दूसरा है मेरठ का अभिलेख, जिसे छोटी लता बोलते हैं। तीसरा टोपरा अभिलेख, जिसे क्या बोलते हैं? बड़ी लता बोलते हैं। टोपरा अभिलेख की खासियत यह है कि इसमें अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, 7 स्तंभ लेख थे, सबका उल्लेख किसमें मिलता है? टोपरा अभिलेख में। मेरठ में प्राप्त अभिलेख और टोपरा में प्राप्त अभिलेख, दोनों अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक है जो कहां ले जाता है? दिल्ली ट्रांसफर करता है। याद रहेगा। फिर अगला अभिलेख की बात करोगे तो रामपुरवा अभिलेख चंपारण बिहार में, लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में, और लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख ये भी चंपारण बिहार में। लेकिन लौरिया नंदनगढ़ इंपॉर्टेंट है, चंपारण बिहार में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये लौरिया अभिलेख मिला है, इसके शीर्ष कैसा है? कमल निर्मित है। और स्तंभ में क्या है? तो राजहंस के द्वारा मोती चुगने और मयूर के चित्र प्राप्त होते हैं। मयूर के चित्र प्राप्त होते हैं। याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, बच्चों ये कैसे अभिलेख थे? ये
देखिएगा, मैंने आपको बताया था 7 स्तंभ लिख, तो अभी किसका जिक्र किया है? 7 स्तंभ लिख का। अब 3 कैसे स्तंभ लिख का जिक्र करूंगा बच्चों? तो 3 छोटे स्तंभ लिख का जिक्र करूंगा। 3 छोटे स्तंभ लिख में तीनों के पहले नाम याद करो, मेरे साथ याद करो। पहला सबसे अशोक के द्वारा लिखा गया सबसे छोटा स्तंभ लिख, क्या बोल रहा हूं? अशोक के द्वारा लिखा गया सबसे छोटा स्तंभ लिख, रूमनदेही अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? रूमनदेही अभिलेख। कौन सा अभिलेख? अच्छा, रूमनदेही अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा बच्चों, नेपाल से प्राप्त हुआ। आपकी बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उसको सही कर दीजिएगा। आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, उसको सही कीजिए। रूमनदेही अभिलेख नहीं लिखा है, चलिए नहीं लिखा है, आप उसको नेपाल कीजिए। रूमनदेही अभिलेख कहां से मिला है? नेपाल से मिला है। अशोक के द्वारा लिखे गए सबसे छोटे अभिलेख में कौन सा अभिलेख है? रूमनदेही अभिलेख है, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेपाल से कैसे प्राप्त हुआ है? तो बच्चों मैं भी आपको बता रहा हूं, डिटेल बताऊंगा, बट आप सुनते चलिए। रूमनदेही अभिलेख की खासियत ये है कि ये अभिलेख, इसके बारे में 2 बातें याद रखना है। रूमनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है, पहली बात। दूसरा, रूमनदेही अभिलेख में अशोक बुद्ध के स्थान गए थे यात्रा करने, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? रूमनदेही अभिलेख में मिलता है, याद रहेगा। अशोक बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी क्षेत्र में गए थे, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? रूमनदेही अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? रूमनदेही अभिलेख में मिलता है। पहला कौन सा अभिलेख है? रूमनदेही अभिलेख। कैसा अभिलेख है बच्चों? सबसे छोटा अभिलेख, पहली चीज। दूसरा, ये प्राप्त कहां से हुआ है? नेपाल से प्राप्त हुआ। इसके बारे में क्या उल्लेख किया गया है? तो अशोक बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी क्षेत्र की यात्रा की, इसका उल्लेख किसमें मिलता है देखने को? रूमनदेही अभिलेख में मिलता है। बच्चों दूसरा जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो सांची का अभिलेख। किसका अभिलेख? सांची का अभिलेख। तो सांची का अभिलेख जो है बच्चों, बस इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि ये प्राप्त हुआ है रायसेन मध्य प्रदेश से। कहां से? रायसेन मध्य प्रदेश में क्या है? सांची का अभिलेख, ठीक है। इसमें अशोक ने अपने महामात्य, महामात्य समझते बच्चों? अशोक ने अपने महामात्य को धम्म नीति अपनाने का आदेश दिया। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है बच्चों, उसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। बच्चों ये जो कलिंग का युद्ध है ना, कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध में एक प्रश्न ये बनता है, कलिंग के युद्ध के पहले किस चीज की नीति अपनाई गई थी? दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति किसकी नीति? अच्छा, दिग्विजय की नीति को ही बोलते हैं बच्चों भेरी घोष। भेरी का मतलब होता है युद्ध का आह्वान करना। भेरी घोष, क्या? भेरी घोष। जैसे वो शुरुआत में नहीं, युद्ध चालू होने से पहले महाभारत जब आप देखते थे सूर्योदय होता था तो एक बिगुल बजता था, वही है भेरी घोष। ड्रम बजता है, मूवीज वगैरह में क्या बनता है? ड्रम बजता है ना, जो युद्ध के आक्रमण की बात करते हैं, उसे भेरी घोष कहते हैं। तो भेरी घोष की नीति बाद में धम्म घोष की नीति में बदल गई। किसमें बदल गई? धम्म घोष की नीति में बदल गई। तो भेरी घोष शब्द को क्या त्याग कब किया गया? तो भेरी घोष का शब्द का त्याग किया गया कलिंग के युद्ध के बाद। और बच्चों जब आप अशोक के, जब आप बृहद शिलालेख पढ़ोगे ना, तो चौथे नंबर का शिलालेख है, ध्यान से सुनना, चौथे नंबर के शिलालेख में भेरी घोष को धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया गया। आया हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, भेरी घोष में किसमें परिवर्तित कर दिया गया है? धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया गया है, याद रहेगा। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों महामात्य को धम्म नीति अपनाने की बात कही, मतलब वो भेदी नीति या भेरी नीति जो अपना के चल रहे थे, दिग्विजय की नीति अपना चल रहे थे, उसको हटा दिया गया और धम्म नीति को अपनाने की बात की है। कौन से अभिलेख में मिलता है ये? सांची के अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है?
सांची के अभिलेख में देखने को मिलता है। बच्चों फिर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख आता है जिसे कहते हैं सारनाथ का स्तंभ लेख। जो आपका सिक्का होता है ना, सिक्का, सिक्के में एक अशोक चक्र होता है गोल सा, फिर उसमें 4 शेर बने रहते हैं, पीट करके बैठे रहते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मैंने भेज दिया है मतलब, तो आप उससे और डिटेल में और सिस्टमेटिक उसको आप ऐड करेंगे स्टिकी नोट्स लगा के, अपनी बुक में स्टिकी नोट्स लगा के उसको ऐड करेंगे। एक बार ओपन कीजिए, ओपन कीजिए सभी लोग व्हाट्सएप। देखो सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताते जाऊंगा, आप टैली करते चलना उस नोट से तो आपको सहूलियत होगी। पहली बात यह है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बच्चों कहां दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था बच्चों, सारनाथ में दिया था। अब जब बच्चों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, यही कहा गया था। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये जो सारनाथ का स्तंभ लेख है ये किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है धर्म चक्र प्रवर्तन का। किसका प्रतीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। अब बच्चों इसी की चीज को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो इस अभिलेख का निर्माण किसने कराया है, अशोक ने कराया है। इस अभिलेख का निर्माण हुआ है बच्चों लाल बलुआ पॉलिशदार पत्थर से, लाल बलुआ पॉलिशदार पत्थर से। अच्छा मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं इतना ऐसे डिटेल में, रीजन ये है बच्चों आर्ट एंड कल्चर भी है आपके सेगमेंट में, और आर्ट एंड कल्चर से पूछ देगा कि इस सारनाथ का स्तंभ लेख का निर्माण किससे किया गया, तो लाल बलुआ पत्थर से किया गया। फिर बच्चों इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 45 फीट। क्या है ऊंचाई इसकी, 45 फीट। अब इसमें इसके डिटेल्स देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनी हुई है। तो बच्चों इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले 4 सिंह की मूर्ति है, 4 शेर की मूर्तियां हैं, 4 सिंह की मूर्तियां हैं, और चारों शेर 4 अलग अलग दिशा में कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। इनका पीठ इधर है और चारों शेर 4 अलग अलग दिशा में बैठे हुए हैं। जो अशोक के चारों दिशाओं में शक्ति की स्थिति को बताते हैं। क्या बताते हैं, शक्ति की स्थिति को बताते हैं। अशोक की शक्ति चारों दिशाओं में कैसी फैली हुई थी, ये 4 सिंह की मूर्तियां बताती हैं। ठीक है बच्चों, जो 4 सिंह की मूर्तियां हैं उनके नीचे एक पट्टी है, वो एक गोलाकार चक्र बने हुए, जैसे ये 4 कैसे किस तरीके से, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से है, ये बॉक्स बना हुआ है और हर बॉक्स के ऊपर शेर बैठा हुआ है। तो इधर 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 और इधर चारों साइड क्या है, चारों साइड जो है अशोक चक्र बने हुए हैं। ये जो अशोक चक्र है, चक्र बने हुए, ये चक्र जो है इसमें 24 तीलियां हैं जो निरंतर प्रयास करने को लेके बात करते हैं। ये 24 तीलियां हैं जो ये बताती हैं कि हमें अपने राज्य के लिए निरंतर क्या रहना है, प्रगतिशील रहना है। बच्चों ये चारों चक्र जो बने हुए, 4 चक्र, हर चक्र के बाद एक पशु बैठा हुआ है ना। तो 4 पशु कौन कौन से बैठे हैं, तो एक बैठा है हाथी, एक बैठा है बैल, एक बैठा है घोड़ा और एक बैठा है सिंह। ये डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये जो जितनी भी सभी आकृतियां बनी है किसके ऊपर बनी है, उनके नीचे क्या बैठा हुआ है, कमल बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, कमल। इस तरीके से कर, ऐसे कमल याद रहेगा। 4 सिंह की मूर्तियां, 4 चक्र, हाथी बैल घोड़ा सिंह, और चारों चक्र जो चारों शेर हैं वो 4 अलग अलग दिशाओं में है ना। और लाल बलुआ पत्थर, पॉलिशदार पत्थर से बना है, 45 फीट ऊंचा है। ठीक है एक सेकंड बच्चों, शायद
मैंने सबके डायग्राम अटैच करवा के रखे थे, डायग्राम इन्होंने अटैच नहीं किया। जो अभी आपको मैं डायग्राम दिखाता था, डायग्राम अटैच नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने किसकी चर्चा कर ली? हमने 7 बड़े स्तंभ। देखो अशोक का अभिलेख बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में प्रश्न बन सकता है, प्री में किसी भी एग्जाम में देखोगे कहीं पे कुछ भी प्रश्न बन सकता है। अशोक से रिलेटेड सन आपको महत्वपूर्ण मैंने बताया कौन कौन सा सन है, वो सन का क्रम जरूर याद रखिएगा। ये देखिए लाइन से लिखा हुआ, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सन में कोई एक सन पूछ देगा, अभिलेख में क्या पूछ देगा? तो अभिलेख में मैंने स्तंभ लेख और 3 छोटे स्तंभ लेख की बात की है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा वो 14 बृहद स्तंभ लेख, बृहद शिलालेख की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? 14 बृहद शिलालेख की बात करूंगा। और इसके बाद किसकी बात करूंगा? इसके बाद बात करूंगा आपके स्तूप की। तो चलिए पहले एक बार स्तूप को ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उत्तर। देखो अशोक में स्तूप क्या होता है, मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं। एक बताया आपको स्तूप क्या होता है, दूसरा मैंने बताया चैत्य क्या होता है, तीसरा मैंने बताया विहार क्या होता है। विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। क्या कहलाता है? विहार, निवास स्थान। ठीक है, वो क्या कहलाता है? विहार। फिर दूसरा क्या हो गया? स्तूप। स्तूप का मतलब होता है बच्चों मिट्टी का ढेर या वस्तु का ढेर। जब किसी व्यक्ति की जला दिया जाता है तो उसकी जो हड्डी बच जाती है, उस हड्डी के ऊपर चबूतरा टाइप का कोई चीज बना देते हैं, तो वो स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तूप। जनरली जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो स्तूप का यहाँ निर्माण कुछ इस तरीके से होता है, और स्तूप का एक पूरा बनाने का एक तरीका होता है, किस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इस स्तूप के चारों ओर मंदिर बना दिया या प्रांगण टाइप का कोई बना दिए, तो वो क्या होता है? पूज्य स्थल हो जाता है। तो वो बौद्ध पूजनीय स्थल अगर होगा वो चैत्य कहलाएगा, यानी चैत्य स्तूप का बहुत बड़ा रूप है। अशोक ने अपने जीवन काल में बच्चों, अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कितने स्तूपों का निर्माण कराया? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ध्यान से सुनिएगा, अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, और जिसमें से आपको 3 स्तूप का जो लोकेशन है वो आपको हमेशा याद रखना है। एक सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप तो अपने आप नाम से याद आएगा। सांची का स्तूप कहां है बच्चों? रायसेन मध्य प्रदेश में। कहां है? रायसेन मध्य प्रदेश में। पूछता है ना जो दूसरा बच्चों, सांची के स्तूप के बाद आता है भरहुत का स्तूप। किसका स्तूप? भरहुत का स्तूप। भरहुत का स्तूप ये जो है बच्चों, ये आपको देखने को मिलेगा सतना मध्य प्रदेश में, सतना मध्य प्रदेश में। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्तूप है बच्चों, उसका नाम है, एक सेकंड, देखो उसे ना 2 तरीके के नाम से जानते हैं, लेकिन ठीक है, सारनाथ का स्तूप बोल सकते हैं या धम्म राजिका का स्तूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धम्म राजिका का स्तूप। ये कहां है बच्चों? ये सारनाथ में। कहां है? तो अशोक ने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा स्तूपों का निर्माण कराया है। ठीक है, और जब आप आगे की कहानी पढ़ोगे, जब पुष्यमित्र शुंग आएगा बच्चों, जैसे अब ये अशोक खत्म होंगे ना, अशोक की मैं अब मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कैसे पढ़ने वाले। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? सिर्फ अशोक की डिटेलिंग पढ़ा रहा हूँ। अशोक में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो अशोक के संदर्भ में मैंने अभी आपको अभिलेख बताया। इसके बाद क्या होगा बच्चों? अशोक के बाद ना, अशोक के बेटे जितने भी हुए उनमें से सिर्फ एक बेटा है जिसका अभिलेख में उल्लेख होगा, उसका नाम है तीवर। क्या नाम है? और अशोक का जो पोता होगा उसका नाम है दशरथ। इसी तरीके से चूंकि अशोक दिग्विजय की नीति के बजाय धम्म विजय की नीति अपनाया, अर्थात अशोक हथियार ना उठा के अब धर्म के आधार पर जीतना चालू कर रहा है, तो जो जनता थी वो उसके हर उस नीति का को शुरुआत में तो सपोर्ट करेगी, लेकिन बाद में जाके सपोर्ट नहीं करेगी, और इसका फायदा और अन्य जो क्षेत्रीय राज्य हैं वो उठाएंगे और अशोक के जो और वंशज रहेंगे उस पर आक्रमण करेंगे। चूंकि इन्होंने कौन सी नीति अपना ली है? धम्म नीति अपना ली, यानी धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव हो जाएगा, तो अस्त्र शस्त्र मार काट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जहां ये कम होगा इनके साम्राज्य का विस्तारीकरण कम हो जाएगा और इसका फायदा उठाया जाएगा। और जो इसका अंतिम शासक रहेगा विहद्रथ रहेगा। और जो कलिंग युद्ध क्षेत्र है जिसमें नंदराज को हराया किसने? अशोक ने। वो जो कलिंग क्षेत्र है, और जैसे अशोक मौर्य काल समाप्त होगा, बृहद्रथ के समाप्त होने से जो कलिंग क्षेत्र है या जो छत्तीसगढ़
वाला क्षेत्र, वहां पे चेंदी वंश आ जाएगा। कौन सा वंश आ जाएगा? उसी को महामेघी वंश भी आगे जाके बनेगा, तो महामेघी वंश बनेगा। और उसमें एक इंपॉर्टेंट राजा रहेगा खारवेल। क्या रहेगा? और खारवेल एक अभिलेख लिखेगा जिसे बोलते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या बोलते हैं? और उसमें फिर अशोक के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र रहेगा। आपको मैं स्टोरी बताया हूं, स्टोरी में 3-4 फैक्ट बताया हूं। पूछता है हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? खारवेल नरेश के द्वारा लिखा गया। पूछता है ना भाई। जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया। सुनते चलिएगा। ये और ये जितने भी अभिलेख बताओ है हवा में नहीं बता रहा हूं। मौर्य काल को समझने के लिए किन किन अभिलेख की आवश्यकता होती है, आप इसकी 3 क्लास पहले जाएंगे तो सभी अभिलेख की लिए सूची बनाए, तो वहां से जोड़ रहा हूं अब अशोक। तो देखिएगा आगे समझिएगा। अशोक जैसे अपनी इस सेगमेंट को पूरा करेगा, तो जैसे ही अशोक का टाइम पीरियड खत्म होगा तो बच्चों तीवर का नाम आएगा। तीवर के बाद किसका नाम आएगा? दशरथ का नाम आएगा। तो बच्चों दशरथ जो रहेगा ना, वो गुफाओं में अभिलेख का काम करेगा, गुफा अभिलेख का काम करेगा। सुनिएगा, समझिएगा। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं? स्तूप बताया। पहले मैंने आपको क्या बताया? स्तंभ लेख बताया। स्तंभ लेख में 7 बड़े स्तंभ लेख बताया, 3 छोटे स्तंभ लेख बताया। फिर दूसरा मैं क्या बताना चाह रहा था कि मैं आप लोग को शिलालेख पढ़ाऊंगा। शिलालेख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। शिलालेख को थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं गुहालेख की। और गुहालेख की पहले मैंने चर्चा किसकी की? स्तूप की, चैत्य की, विहार की, है ना? स्तूप, चैत्य, विहार ये बताया। अभी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं गुहालेख की, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर पाऊं। गुहालेख ये होता है बच्चों कि गुफाओं को काट कर, पहाड़ों को काट कर गुफा का निर्माण कराना और गुफा में कुछ ना कुछ चीजें लिख देना। अशोक जब अपने अभिलेख का निर्माण कर रहे थे तो जितनी भी सड़कें बन रही थी, जितने भी चीजें का निर्माण हो रहा था, हर निर्माण के समय क्या कर रहे थे? वो अभिलेख या शिलालेख या कुछ ना कुछ चीज मेंशन करते थे। जैसे जल ही जीवन आप देखते हो रास्ते चलते हुए, ऐसे वो राजमार्गों में बहुत सारे अभिलेख लिखे थे। वो छोटे छोटे अभिलेख शिलालेख थे, छोटे छोटे। मैंने 14 वृहद शिलालेख तो पढ़ाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे अभिलेख थे जो उन्होंने लगवाए हैं हर जगह। उसी संदर्भ में क्या चीज करवाया? गुहालेख करवाया। क्या करवाया? गुहालेख। तो गुहालेख के लिए उन्होंने दो पहाड़ियों को काटा। पहली पहाड़ी का नाम है बराबर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बराबर की पहाड़ी। यहां से फिर प्रश्न बनेगा बच्चों। और दूसरा जो पहाड़ी है वो नागार्जुनी की पहाड़ी है। क्वेश्चन सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अशोक ने निम्न किस पहाड़ी को काटकर गुहालेख का निर्माण किया? तो कौन सी 2 पहाड़ी है? बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी की पहाड़ी। ठीक है। फिर प्रश्न पूछेगा, ये जो अभिलेख, जो गुहालेख बनेंगे बच्चों, तो गुहालेख के 4 अलग अलग नाम होंगे। कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा। तीन गुफा बोल रहा हूं। कर्ण, चौपार, ध्यान से सुनिएगा, और अगर नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा। कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी। क्या बोल रहा हूं बच्चों? कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी, और तीसरा है सुदामा। ये तीनों गुफाओं का निर्माण, जो भी मैं बताऊंगा सामने वही सही है, उसको करेक्ट कीजिएगा। ये तीनों गुफाओं का निर्माण किसने कराया? इस तीनों गुफाओं का निर्माण कराया है अशोक ने। किसने कराया? अशोक ने। बच्चों 1-2 और गुफा आपको याद रखना है। लोमस ऋषि की गुफा, ध्यान से सुनिएगा। लोमस ऋषि की गुफा, और एक और गुफा है गोपिका गुफा। कौन सी गुफा? गोपिका गुफा। ध्यान से सुनिएगा। लोमस ऋषि की गुफा के संदर्भ की शुरुआत तो अशोक के टाइम पीरियड में हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से निर्माण किसने कराया? अशोक के पौत्र यानी दशरथ ने करवाया। किसने करवाया? दशरथ ने करवाया। तो लोमस ऋषि की गुफा और गोपिका गुफा का निर्माण किसने कराया? दशरथ ने करवाया। बच्चों अगर अशोक के संदर्भ को लेकर गुफा लेख में अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इससे डीप प्रश्न नहीं बनेगा, और जो बनेगा तो वो आपके सामने। क्या? कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा, ये 3 जो गुहा लेख है किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। लोमस ऋषि की गुफा और गोपिका गुफा का निर्माण किसके द्वारा? दशरथ के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 1 सेकंड बच्चों, मैंने आपको क्या बताया? स्तंभ लेख। फिर क्या बताया? 3 छोटे स्तंभ लेख। फिर बराबर की गुफा और नागार्जुनी को पहाड़ी को काटकर बनाया गया गुहा लेख। अब हम बात करेंगे किसकी? 14 वृहद शिलालेख की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 14 वृहद शिलालेख की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सामने आपको पीपीटी में दिखेगा, आप याद करेंगे। आपके सामने दिख रहा है 14 बड़े
शिलालेख। तीन तरीके से अभिलेख को बांटे हैं, बार बार सुनिएगा, आपको समझ नहीं आ रहा है अभी, आप बस एक धुन में पढ़ रहे हो, ये अभिलेख ये अभिलेख नहीं, तीन तरीके से बांटे। एक तरफ क्या है, स्तंभ लेख है, खंबे पर लिखा गया, एक दूसरा क्या है, पत्थर पर लिखा गया, और तीसरा क्या है, गुफाओं पे लिखा गया। तो गुफा पे लिखी हुई बात की चर्चा हो गई और स्तंभ पे लिखी हुई बात की चर्चा हो गई, लेकिन कौन से अभिलेख की बात, शिलालेख की बात छूटी रहेगी। बताओ बेटा, शिलालेख, स्तंभ लेख और वो अभिलेख में क्या क्या अंतर है, तीनों में क्या अंतर है, बताया ना अभी, तीनों में अंतर बताया क्या क्या, कौन सा चीज की, कौन से इंक्रिप्शंस किस पे लिखी गई, how many types are inscriptions? If you want to read about the ancient history, how the resources will use for the history, what kind of resources we use for the learning history. In the first class I taught you three kind of resources are required to learning history. First one is called the archaeological evidences, second one is called the literature evidences, and literature evidences are two kind of, first one is based on the religious base and second one is the based on the लौकिक साहित्य kind. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अशोक। अशोक को मैंने क्या बताया, इंस्क्रिप्शंस आर थ्री टाइप्स, कौन कौन से बताओ ना, ऐसे थोड़ी चलेगा काम, आप सुन नहीं रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं आप सुन नहीं रहे हो, ध्यान नहीं है आपका यहाँ। कितने टाइप के अभिलेख, कौन कौन से, शिलालेख और गुफा लेख, हाँ चलो, और स्तंभ लेख। तीनों की क्या क्या, तीनों में क्या क्या होता है, खंभों पर लिखा जाता है, हाँ, शिलालेख में पत्थर पर लिखा जाता है, और गुफा लेख में 18 साल का है वो, आप 22 साल के हो, उसका ध्यान है, आपका ध्यान नहीं है, ध्यान देना ना, ठीक है, ध्यान देना जो बता रहा हूं, इधर एकदम पूरा ध्यान। चलो बच्चों, शिलालेख की बात करें, पत्थर पर लिखे गए अभिलेख की बात कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको पढ़ाना नहीं है, मेरे को याद कराना, इसलिए मैं खोल के रखा हूं सामने स्लाइड, ठीक है। प्रथम जो शिलालेख है उसमें किसकी कौन सी बात कही है, पशु बलि की निंदा की बात कही है, किसकी बात कही है, पशु बलि की निंदा, यानी पशुओं की बलियों पर रोक लगाई गई। बच्चों इसमें एक चीज और होगा, सामाजिक महोत्सव में, जितने भी सामाजिक महोत्सव होते थे बच्चों, उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी, तो सामाजिक महोत्सव में पशु बलि पर रोक, सामाजिक महोत्सव में पशु बलि निषेध कर दिया गया, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। अशोक ने क्या किया, पशु बलि निषेध कर दिया सामाजिक महोत्सव में। अगला देखिएगा, द्वितीय में क्या है, पशु और मानव संबंधी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, यानी जो पशु हैं और मनुष्य हैं, दोनों के स्तर पर चिकित्सा संबंधी व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया गया, दूसरे अभिलेख में किया गया। तीसरे अभिलेख में क्या किया गया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी राज्य के बड़े अधिकारी रहेंगे, जो भी राज्य के बड़े अधिकारी रहेंगे बच्चों, वो 5 वर्ष में अपने राज्य का दौरा करेंगे। क्या करेंगे, हर 5 वर्ष में क्या करेंगे, राज्य का दौरा करेंगे। इसका ये चीज किसमें कही गई है, तीसरे अभिलेख में कही गई। किसमें कही है, तीसरे अभिलेख में कही गई है बच्चों। तीसरे अभिलेख, क्यों ऐसा हो रहा है, 2-3 बार, चलो बंद कर दो यार। ये अभिलेख हम याद करेंगे अच्छे से।